प्यारे बच्चों, आपको पता है हम चैप्टर 2 कर रहे हैं पार्टनरशिप वाला। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हम ये चैप्टर कर रहे हैं और हम जो लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे थे वो कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो इंटरेस्ट ऑफ लोन के ऊपर किया था। आज उसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी जो प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो है वो 2:3 है। उन्होंने जो कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है उनके पास 2 लाख और 1 लाख है। ठीक है, लोन उन्होंने जो लोन दिया हुआ है फर्म को 4 लाख और 2 लाख रुपए दिया हुआ है 1 अक्टूबर को। ठीक है, पहला केस में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपये का। अभी ये इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगना है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगना है वो चार्ज नहीं हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट है। ठीक है, दूसरे वाले केस में 15,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है और तीसरे वाला यदि हम केस लेते हैं तो कंपनी को लॉस हुआ है 25,000 रुपये का। तो उसने कहा है कि डिटरमाइन करो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो बतानी है। अब क्योंकि देखो मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है, और इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो कंपनी को चाहे लॉस हो, आपको जिसने भी लोन दिया हुआ है उसको आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसका मतलब चाहे इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हो चाहे लॉस हो रहे हो, हमें तीनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मेरा केस 1 लेते हैं, यदि मैं इंटरेस्ट ऑन एज लोन निकालती हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई है तो इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो 6% बनेगी। ठीक है, तो 4 लाख रुपए हमारे पास, ठीक है, 6% के हिसाब से लगेगा। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ हो जाते हैं तो 6/12 हो जाएगा। यदि हम इस सबको काट लेते हैं तो यहां पर आ जाता है 12,000 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 20 लोन पे। ठीक है, उसका हम यदि सेम इसी तरीके से निकालते हैं 2 लाख मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, अब क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देन हमें प्रॉफिट के ऊपर ये दोनों चीजें जो हमारे जो खर्चे हैं कंपनी के जो खर्चे हैं वो हमें घटाने होंगे। तो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देखो टोटल हमारे पास 25,000 रुपये था। केस 1 की बात कर रही हूँ मैं, केस 1 की बात कर रही हूँ, 25,000 रुपये प्रॉफिट था हमारे पास। ठीक है, उसमें से 12,000 रुपये तो हमने इसको ए को दे दिए और 6,000 रुपये हमने बी को दे दिए। तो पार्टनर्स के बीच में क्या बटेगा, 25,000 में से 18,000 जाएंगे, 7,000 रुपीज ए और बी में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर। अब सेकंड वाले केस में यदि हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, वही सेम प्रोसेस। अब हमारे पास 15,000 रुपये हैं, 15,000 में से 12,000 भी देने हैं और हमें 6,000 भी देने हैं। अब आप ये देखो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, यदि माइनस में है इसका मतलब हमने यहाँ पे माइनस ना लिखकर, सॉरी, हमें यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। तो इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, लॉस का मतलब ही माइनस होता है। ठीक है, थर्ड वाले केस में यही वापस लिख लेंगे नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हमारे पास अब की बार लॉस है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी 25,000 रुपये हमारे को लॉस दिया हुआ है, यहाँ पर 25,000 लॉस लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, इसका मतलब ये जो फिगर है माइनस की हमारी ऑलरेडी, और हमने माइनस करना है, -12,000 भी करना है और -6,000 करना है। अब आपको मैथ का रूल पता है, यदि सेम साइन होते हैं, जैसे -25 भी माइनस के हैं, -12 भी माइनस के हैं और -6 भी माइनस का है, तो तीनों साइन सेम हो गए हमारे पास। तो तीनों साइन जब माइनस के हों, तीनों साइन सेम होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, तीनों साइनों को टोटल कर देते हैं, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास
7 5 13, 43,000 माइनस की फिगर हमें नहीं लिखनी है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 43,000 लॉस। इसका मतलब जो फर्म के जो लॉसेज हैं वो 43,000 के होंगे, ना कि 25,000 के। दैट इज़ क्लियर। अब आपने तीनों केसेस में देखा, चाहे हमें प्रॉफिट हो तब भी हमने अमाउंट दी है, चाहे हमें कम प्रॉफिट हुआ तब भी हमने दिया, और हमारी कंपनी को लॉसेज हैं तब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट देंगे ही देंगे। क्लियर, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम अपने जितने भी फर्म के हमारे नेट प्रॉफिट तक की हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो कर लेते हैं, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट हमें मिल जाए, ठीक है। कंपनी को जब नेट प्रॉफिट मिल जाता है या नेट लॉस मिल जाता है तो वो किस में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर। तो नेट प्रॉफिट आता कब है, जब हम फर्म क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस से उसके बाद देन जब हम बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, ठीक है। नेट लॉस आने के बाद हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो कहाँ जाएगा, हमारा एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ठीक है। ये जो अकाउंट है ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही अगला बढ़ा हुआ रूप है ये हमारा, ठीक है। इट इज क्रेडिट, यदि हमारा नेट प्रॉफिट है, अमाउंट तुम्हारी नेट प्रॉफिट की आई है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे इसके, और लॉस की आई है तो हम डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, लाइक दिस। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस से यदि ये प्रॉफिट आया है तो हम इस साइड लिखेंगे, देखो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हमें लॉसेज हुए हैं तो हम इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं, यदि आप पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है, कोई कमीशन है, या कुछ पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व में या किसी चीज में रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो भी हम डेबिट दिखाएंगे। जिससे भी हमारे प्रॉफिट कम होंगे वो हमारे डेबिट में आएंगे, और जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ते हैं, हमारी फर्म की कंपनी की इनकम बढ़ती है, वो हमारे क्रेडिट में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी फर्म की कंपनी की इनकम बढ़ती है तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएंगे, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से कंपनी की फर्म के पैसे जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सैलरी देने से, कमीशन देने से, ये खर्चे हैं हमारे तरीके के फर्म के, ठीक है, जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं, तो ये सब डेबिट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर लें, यदि दी हुई है, कैपिटल की कर लें, सैलरीज की, कमीशन की, रिजर्व्स की, सब एंट्रीज करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिटिंग शेयर रेशो में। जो भी हमको रेशो दी हुई हो उसमें ये जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। दैट इज क्लियर। अब है जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि हमने लॉस ट्रांसफर किया है तो हमारी रिवर्स एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हम सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है, कमीशन दें, या हम जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं, सभी केसेस में हमारी वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। जैसे हमने सैलरीज है या कमीशन है तो लिखोगे पार्टनर सैलरीज या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। यहाँ पर मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट वर्ड लिया है, ये मैं आपको अगली वाली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगी कि ये दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरीज कमीशन अकाउंट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सैलरीज या कमीशन कैपिटल अकाउंट में हम अलाउ करते हैं कि हमने आपको सैलरी या कमीशन दिया है, देंगे, ड्यू करेंगे एक तरीके से। उसके बाद ये जो सैलरीज या कमीशन है कहाँ से दिया जाएगा, एप्रोप्रिएशन से दिया जाएगा, तो एप्रोप्रिएशन टू सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका, यदि हम इन दोनों की एक कंबाइन एंट्री बनाएं, इन दोनों की, तो देखो यहाँ पर पार्टनर सैलरी और यहाँ पे डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो हमारी एंट्री एक रिवर्स एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारी कंबाइन एंट्री हो जाएगी, क्लियर। सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, यहाँ पे हमने सैलरी दी तो सेम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड की जगह पर हमारा सैलरी या कमीशन अकाउंट आ जाएगा। देखो सेम है यहाँ पर और ये दोनों, ये वही 3 एंट्री जो ऊपर वाली हैं, बस वर्ड का फर्क चेंज हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड की जगह पर हमारा सैलरीज या कमीशन अकाउंट हो जाएगा, सैलरी या कमीशन की जगह पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि दोनों ही खर्चे हैं। ठीक है। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारी क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि जो खर्चे होते हैं वो डेबिट में जाते हैं, जो इनकम होती है वो हमारी क्रेडिट में जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो डेबिट था, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्रेडिट है। ठीक है। यही वाली एंट्री यहाँ पर रिवर्स में आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। फिर हमारी आ जाएगी कंबाइन एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उसमें से हम कुछ हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में होगा या किसी भी तरीके के हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है। यदि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का यदि क्रेडिट बैलेंस है तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि ये लॉसेज आ रहे हैं तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। क्लियर। फिर अब टॉपिक देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस का ये बढ़ा हुआ रूप है, एक्सटेंशन रूप है। सेकेंडली ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, केवल और केवल पार्टनरशिप फॉर्म बनाती है और कोई भी फॉर्म नहीं बनाती है। और सभी फॉर्म क्या बनाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, और इसके पास एक और अकाउंट हो जाता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये हमें नेट प्रॉफिट के बाद का जो एप्रोप्रिएशन का लगाने के बाद नेट प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन को शो करता है कि आप नेट प्रॉफिट के बाद कौन कौन सी अकाउंटिंग है वो करने वाले हो, ट्रांजेक्शन्स करने वाले हो। ठीक है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर बेस्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होती है। यदि पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के नहीं होने पे जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। अब एक हमने वर्ड पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में फ़र्क क्या है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया या ग्रॉस निकल गया उसके बाद बनाया जाता है। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बाद बनाया जाता है। ठीक है। इसका प्रिपेयर करने का मतलब यह है कि हमने अकाउंटिंग ईयर में कितने लॉसेज या कितने प्रॉफिट कमाए हैं, इसमें निकालने का मेन पर्पज़ है कि हमने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना एप्रोप्रिएशन हुआ है। इसका मेन पर्पज़ है, नेचर क्या है, इट इज़ डेबिट विद द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट विद द इनकम बीइंग टू ऑपरेटिंग इनकम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी हमारे खर्चे हैं और जितने भी हमारी इनकम है वो दिखाई जाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मतलब पार्टनर से रिलेटेड पर्सनल जो होती हैं, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स, ये सारी आइटम्स हम दिखाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट का कोई यूज़ नहीं है। इसमें अकाउंटिंग जितनी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट है उसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर रिवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ मैच होने चाहिए, इसमें इस तरीके की कोई भी मैचिंग नहीं फॉलो की जाती। क्लियर। बेटा एक क्वेश्चन देख लो, अयूब और अमित दो पार्टनर्स हैं, यहाँ पर कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरी, ये सबको मैं कुछ एक्सपेंसेस या इनकम दी हुई है, इधर सेल्स, परचेज, ये सब आइटम्स दी हुई हैं। नीचे उसने कहा है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है 31 मार्च 2019 के लिए, और बैलेंस शीट भी बनानी है सब आइटम करने के बाद। और एक और वो कह रहा है कि जो स्टॉक है 31 मार्च को 50,000 रुपीज़ का है, रेंट 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, डेप्रिशिएशन फर्नीचर और फिक्सचर और कंप्यूटर के ऊपर 20% है और मशीनरी के ऊपर 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली जितनी भी आइटम है, डायरेक्ट वाली,
ठीक है, वो सारी आइटम्स इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं सेल्स। देखो सेल्स दी हुई है, सेल्स हमारी इसमें चली जाएगी। परचेज रिटर्न के साथ परचेजेज में से परचेज रिटर्न लेस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर हमारे जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल अमाउंट भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। यहाँ से देख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। परचेजेज भी हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आ जाएंगी। सेल्स रिटर्न सेल्स में से घटा के लिख दी जाएंगी, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, देखो यदि वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग में अकाउंट में आएगा, और सैलरी पहले वर्ड आ गया है तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी, सैलरी और वेजेस। क्लियर। इसके बाद आता है रेंट। रेंट इसने लिखा है यहाँ पर 1,10,000, और नीचे वो रेंट कह रहा था कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो इसके हिसाब से तो हमारा 1,20,000 रुपये बनना चाहिए था, और यहाँ दिया हुआ 1,10,000, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का रेंट अभी हमने पे करना है, करा नहीं है। तो जब रेंट लिखोगे तो इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग करके 10,000 रुपीज़ लिख देंगे, क्योंकि जो भी हमें नीचे ट्रांजेक्शन दी होती है इसकी डबल एंट्री होती है। तो एक एंट्री तो हमने यहाँ कर दिया आउटस्टैंडिंग की 10,000 रुपीज़ की, और एक हमारी बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपीज़ रेंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये हमारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। सन्डे डेटर्स, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी एसेट्स में। फर्नीचर्स और फिक्सचर्स, ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे, और इसमें हमारे, क्योंकि हमें फर्नीचर और फिक्सचर्स पे हमें दिया हुआ 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। देखो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमने लिखा है। फर्नीचर्स और फिक्सचर्स कहाँ गए, ये रे 50,000, सॉरी मैंने अमाउंट गलत पढ़ ली, 50,000 रुपीज़ की है। 50,000 रुपीज़ हमने लगा दिया। 50,000 का 20% 10,000 रुपीज़, 40,000 हमने यहाँ लिख दिया। और ये जो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। अगली एंट्री हो जाएगी हमारी कंप्यूटर। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे और कंप्यूटर भी लिख देंगे। मशीनरी पे 10% लगा देंगे, ठीक है। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ड्राइंग हमारे कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, ठीक है। नीचे उसने बोला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री हमारी ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में आती है क्रेडिट साइड में, और एक हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगी, डबल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन की हम कर ही चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब जब हमारी कैपिटल हमने 4 लाख रुपए लिखी है तो इसके ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब मैं देखो यहाँ पर इंटरेस्ट हम यदि चार्ज कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट की अकाउंट एंट्री हमारी एप्रोप्रिएशन में जाएगी, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारी पार्टनर से रिलेटेड है। पार्टनर से जितने भी रिलेटेड आइटम होगी वो हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। क्लियर। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सेल्स लिख ली, सेल्स रिटर्न सेल्स घटा दी, स्टॉक भी लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज। तो अब यहाँ पर 12,75,000 का हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है। इसमें से ये दोनों आइटम घटाएंगे तो 4,80,000 रुपये का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये अकाउंट क्लोज हो गया हमारा। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर भी हम सारी आइटम्स डाल चुके हैं, ठीक है। तो 4,80,000 में से ये जितनी भी आइटम्स है ये घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट जनरेट हो गया, कितने का, 61,000 का। अब ये 61,000 रुपीज़ कहाँ जाएंगे, ये हमारे एप्रोप्रिएशन में चले जाएंगे। क्लियर। 61,000 जाने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उसने एंट्री कहा था करने के लिए, हमने वो कर डाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ हमारा एक का 24,000 आया था और एक का 23,100 आया था। दोनों को डालने के बाद हमारे घट गए 47,100 रुपीज़। 61,000 में से जब ये अमाउंट हम घटा देंगे तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा, जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स की जो रेशो है वो कितनी है नहीं बताई, तो हम इक्वल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यदि हमारे को शो नहीं की गई है यहाँ पर तो हम दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कर दी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में हम ये फर्नीचर फिक्सचर में से डेप्रिसिएशन घटा चुके हैं, कंप्यूटर में से भी डेप्रिसिएशन घटा चुके हैं, मशीनरी में से भी डेप्रिसिएशन घटा चुके हैं। डेटर्स हमने एज इट इज लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक हमने एज इट इज लिख दिया, कैश बैंक हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 8,36,000। आपको पता है बैलेंस शीट की एक खास बात होती है कि इसकी एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल सेम आना चाहिए। अब जो हमारा 8,36,000 आया, यदि हमारा ये लाइबिलिटी साइड भी आ जाएगा तो हमारी ये दोनों जो तरफ की जो आइटम्स हैं वो मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कैपिटल हमारे पास 4 लाख दी हुई थी, उसमें से इंटरेस्ट घटा दिया, सॉरी इंटरेस्ट जोड़ दिया,
और प्रॉफिट जोड़ दिया, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ था, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, वो भी जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारे पास 4,30,950 रुपीज़। ठीक है, इसमें से क्योंकि इन्होंने पार्टनर्स ने ड्राइंग ली हुई थी 60,000 रुपीज़ की, वो घटाने के बाद जो आइटम्स बचेगी, जो अमाउंट बचेगी, वो हमारी आ जाएगी बैलेंस शीट में अमाउंट साइड में। ठीक है, सेम जो काम इस पार्टनर का किया है अयूब का, वही सेम काम हम अमित का कर लेंगे। ठीक है, और वो भी अमाउंट हम लिख देंगे। उसके बाद हमने क्रेडिटर और रेंट आउटस्टैंडिंग तो हम लिख ही चुके थे, इन सब का टोटल करेंगे, वो भी हमारा 8,36,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपने कंप्लीट देखा कि कौन सी आइटम्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई।